फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका कविता एग्जाम पर बैटी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि इस प्रकार है। हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक मान और स्थानीय मान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। चलिए साथियों, आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। सीटेट के एग्जाम में ये छोटे छोटे टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं जब, तो इन्हीं को हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। तो आज हम रिवाइज वे में इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्थानीय मान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में से किसी अंक का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है। इसके बाद जितने अंक दिए गए होंगे उतने हम जीरो लिख देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि 79854 में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, 5 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो 5 के बाद कितनी संख्या आएंगी? एक संख्या आएगी। तो हमने यहां पर एक संख्या आई तो यहां पर एक जीरो रख दिया, तो इसकी फेस वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 50। जबकि हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहां पर 79854, इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 8 के बाद कितनी संख्याएं दी गई हैं? 8 के बाद दो संख्याएं दी गई हैं। तो हम यहां देखते हैं कि हम यहां पर डबल जीरो रख देंगे। दो संख्या दी गई हैं तो जो दो जीरो रख देंगे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि हम यहां पर देखते हैं कि हमें 7 की प्लेस वैल्यू चाहिए, तो यहां हमें 7 की प्लेस वैल्यू, जबकि यहां हम देखते हैं हमें 7 का स्थानीय मान चाहिए, हमें 7 की प्लेस वैल्यू चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहां पर 7 के बाद 1 2 3 4 चार अंक दिए गए हैं, तो यहां पर कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो आएंगी। 7 के बाद 4 जीरो आएंगी, तो हमारा यहां पर प्लेस वैल्यू 7 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा? 70,000। फ्रेंड्स बड़ा ही इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा ये सब चीजें, लेकिन आज आप लोग थोड़ा बहुत अगर भूल गए होंगे तो इन सब चीजों को रिवाइज हो जाएंगी। ज्यादा डीप नहीं है चीजें, ये बिल्कुल हल्का फुल्का है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम देखते हैं फेस वैल्यू, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक मान। इसको हम हिंदी में वास्तविक मान कहते हैं। किसी संख्या में से किसी अंक का वास्तविक मान या फिर फेस वैल्यू निकालना होता है तो हम सेम वही नंबर लिख देते हैं। यहां पर फेस वैल्यू होगा फ्रेंड्स, जैसा कि यहां पर नंबर दिया गया है हमारा 786068, तो हमें जैसे कि 7 का फेस वैल्यू निकालना है, 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो केवल 7 ही होगा। इसमें उस अंक के बाद, उस नंबर के बाद कितने जीरो दिए रखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहां
जिस संख्या की फेस वैल्यू पूछी गई होगी हम सेम डिटो वही संख्या यहां पर लिख देंगे। जैसे कि यहां पर 8 दिया गया है, तो हमें 8 का अगर फेस वैल्यू चाहिए है तो क्या रख देंगे, यहां पर 8 ही रख देंगे, 8 ही रख देंगे। जबकि यहां पर हमें 6 का वास्तविक मान निकालना है, तो हम सेम वही संख्या, डिटो वही संख्या रख देंगे जो कि 6 होगी। 5 का निकालना है, तो 5 हमारा यहां पर, यहां हम 8 कर देते हैं। यहां हम 8 कर देते हैं, तो हमें 8 का निकालना है, तो यहां पर भी 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने फेस वैल्यू समझ ली होगी। बड़ा इजी है, ज्यादा डीप नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सरल है ये। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जबकि एचसीएफ को कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है साथियों? एचसीएफ उस बड़ी सी बड़ी संख्या को कहते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर सके, पूरी तरीके से डिवाइड कर सके। जैसे कि हमारा नंबर दिया गया है यहां पर 15, 20 और 60। फ्रेंड्स ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सके उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ। फ्रेंड्स अब इसको निकालने का तरीका एक है जिसको हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे छोटी वाली संख्या में से उस बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे, जो आएगा फिर से जो शेषफल आएगा उस शेषफल में से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भागफल जो क्वोशिएंट आएगा वही उस संख्या का एचसीएफ होगा। देखते हैं इसका भाग इस प्रकार करेंगे। फ्रेंड्स इसमें 15, 20 और 60, 15, 20 और 60 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 15 है। तो हम 15 का भाग 20 में करेंगे। 15 1 15। इसके बाद जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर हमारा यहां पर आया है 5। तो अब हम 5 का भाग 60 में देंगे। तो फ्रेंड्स 12 पंच 60। फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन आया यहां पर, जो भागफल आया है वह आया है 12। तो हमारा यहां पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा हो जाएगा 12। फ्रेंड्स इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है सबसे छोटी वाली संख्या को हम उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसका भाग हम फिर उससे बड़ी वाली संख्या में करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने 15 का भाग 20 में दे दिया है। इसके बाद जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है 5। अब संख्या कौन सी बची है? 60। तो हम 5 का भाग 60 में करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन
भागफल हमारा आया है 12। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12, 12। फ्रेंड्स, इसका एक और तरीका है, वो हम एलसीएम को समझने के बाद करेंगे, उसके बाद बताएंगे। फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहां पर एलसीएम, इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। 12, 15 और 20, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते समय हम ये देखते हैं कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं, उन संख्याओं में सबसे पहले किस संख्या का भाग जाएगा, उन संख्याओं में किस संख्या का सबसे पहले भाग जाएगा। सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी संख्या देखते जाते हैं जब भाग नहीं जाता है। ठीक है साथियों। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी संख्या यहां पर दी गई है 12, 15 और 20। अब हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि इन संख्याओं को सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इनको पूरी पूरी तरह विभाजित कर रही है, पूरी पूरी तरह उस संख्या का डिवाइड इस संख्या में हो रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 2। तो बिल्कुल जा रहा है 12 में, 15 15 हो जाएगा और यहां पर 10 हो जाएगा। हम फिर देखते हैं 2 3 जा 6 और 15 15 हो जाएगा यहाँ पर 2 5 10। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं में 3 15 और 5, इनमें संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना। फ्रेंड्स, यहां पर जो संख्या दी गई है 3, 15 और 5, इन संख्याओं को अब विभाजित करने के लिए हम संख्या देखते हैं कि किस संख्या से ये संख्या विभाजित होगी पूरी पूरी तरीके से। क्योंकि नंबर 2 से, नंबर 2 से ये संख्या पूरी पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 3। तो 3 बजे 3, 3 5 जा 15। अब इसमें जो संख्या में हमें भाग नहीं जाता है तो वही संख्या हम सेम डिटो वहीं रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि 5, 5 बन जाए 5। जब तक एंड में 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम उस संख्या में भाग देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 60। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यह हमारी वह छोटी से छोटी संख्या है, ये सबसे छोटा नंबर है जिसमें 12, 15 और 20 का पूरी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी तरीके से चला जाए।
दी गई संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। कई बार जो है ना स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बहुत सारी संख्याएं दी रहती हैं और कहा जाता है कि इसमें से आपको स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, या किसी भी तरह के क्वेश्चन हो उसमें अगर स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया हो, सबसे छोटा सार्व गुणज पूछा गया हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। सबसे छोटा सार्व गुणज जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसको निकालने के लिए हम उन संख्याओं का पहले एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम निकलता है, जो एलसीएम आता है, उस संख्या से वह सारी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है ना। उसको हम कहेंगे सबसे छोटा सार्वगुणज। जैसे कि कई एग्जाम से पूछा जाता है कि सबसे छोटा सार्वगुणनखंड क्या है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। तो बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं और हमें यहां पर निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी संख्या में देते हैं। एक बार जाएगा भाग इसमें और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब हम 5 का भाग जो है ना, जो सबसे बड़ी संख्या बची है उस संख्या में देते हैं। तो 5 1 5 1 आया, 5 2 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा भागफल जो है ना कितना आया, 12। तो हमें बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हम एचसीएफ करते हैं और स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, जिसको कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं गुणनखंडों की संख्या पता करना। जैसे कि जो भी गुणनखंड दिए गए हैं उनकी हमें संख्या पता करना है, नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर पता करने के लिए, गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं का हम एलसीएम करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर 105 दिया गया है, तो जब 105 का हम एलसीएम करेंगे तो 5 3 और 7 आएगा, ठीक है ना। अब जो संख्या जितनी बार आई है, जो भी संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी बार ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 5 1 टाइम आया है, एक बार आया है, तो उसकी पावर हमने 1 लिख दी। इंटू करेंगे, गुणा करेंगे हम, 3 है तो 3 की पावर 1 लिखेंगे क्योंकि 3 केवल एक ही बार आया है। और 7 7 भी केवल एक ही बार आया है, तो 7 की पावर भी हम 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब गुणनखंडों की संख्या हमको निकालनी है, तो हम जो पावर दी गई है ना ऊपर, ये जो ऊपर पावर दी गई है इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें भी पावर 1 दी गई है, इसको भी 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो हम इस प्रकार गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम देखते हैं, जैसे कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें दिया रहता है कि हमें धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है, हमें धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं
सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। धनात्मक गुणनखंडों का योग। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनमें हमें धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना होता है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे उसको हम समझते हैं इस प्रकार से। जैसे कि हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे कि हमें कोई नंबर दिया गया है और हम कोई भी नंबर लेते हैं, ऐसे कि हम नंबर लेते हैं 210। तो 210 का सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम। तो यहां पर हम एलसीएम कर लेते हैं 210 का। 2 1 2, 2 5 10। इसके बाद 5 से जाएगा इसमें 3 7 21 और 7 एकम 7। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर निकालने के लिए, जो भी संख्या दी गई है, जो भी हमारा एलसीएम आया है, जैसे कि 2 है तो 2 पर पावर 0 रखते हैं, फिर इसके बाद 2 पर पावर 1 रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 पर पावर पहले 0 रखेंगे, फिर इसके बाद 5 पर पावर 1 रखेंगे, क्योंकि नंबर 5 एक टाइम आया है, एक ही बार आया है, तो इसकी पावर हम रखेंगे 1। ऐसे ही यहां पर नंबर 2 केवल एक ही बार आया है, तो इसकी भी पावर हम कितनी रखेंगे? इसकी भी पावर हम 1 रखेंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं और 3 दिया गया है तो 3 की पावर 0 रखेंगे पहले, फिर रखेंगे 3 की पावर 1। इसी प्रकार 7 की पावर 0 रखेंगे और 7 कितनी बार आया है? केवल एक बार आया है, तो इसकी भी पावर हम रखेंगे 1। ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जब भी कोई संख्या पर पावर 0 होती है तो उसका जो मान आता है वो वह होता है 1। जब भी किसी संख्या पर पावर होती है तो उसका मान कितना आता है? 1 आ जाता है। तो 2 की पावर 0 आ गई तो इसका मान आ गया 1, यहां 2 लिख दिया। 5 पर पावर 0 तो उसका भी हो जाएगा 1, और 5 पर पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 5 ही। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। 7 पावर 0 तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर भी 7 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 8। तो फ्रेंड्स इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 18 आ जाएगा यहां पर। 18 इंटू 4 72 आ जाएगा।
फिर 72 इंटू 8 करते हैं 6, और यहां पर आ जाएगा 57। तो इस प्रकार हमारा धनात्मक गुणनखंडों का योग, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, यहां पर कितना आया 576। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर समझ लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब एक फॉर्मूला है, जैसे कि हमें कई बार दो संख्याएं दी रहती हैं, हमसे कई बार ऐसे तरह के क्वेश्चन दी पूछे जाते हैं कि दो संख्याएं हैं और पहली संख्या हमें पता नहीं है, दूसरी संख्या मुझे पता है, और उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो भी दिया रहता है। तो हमें पहली संख्या निकालनी होती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना। इसकी मल्टीपल में आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे कि हमें पहली संख्या निकालनी है, हमको क्वेश्चन में एलसीएम भी पता है और एचसीएफ भी पता है, और हमें दूसरी संख्या भी पता है। तो हमें जब पहली संख्या निकालनी होती है तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बन जाता है, पहली संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन दूसरी संख्या। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जब हमें दूसरी संख्या निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप लोग थोड़ा इनको माइंड मेकअप कर लेना, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि सीटेट एग्जाम में इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सीटेट एग्जाम एक बार आने वाली परीक्षा नहीं है, ये साल में 2 बार आती परीक्षा। लेकिन आप लोग निरंतर प्रयास कीजिएगा कि इस बार मुझे परीक्षा पास करनी है तो करनी है, क्योंकि अगर हम जितना डिले होंगे तो उतनी ही हमें और सारी प्रॉब्लम सामने आएंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपके सुझाव हैं, उनको आप अवश्य हमसे साझा कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उनका हम निदान कर पाए, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आपके लिए एक लाइन है जिससे आप लोग मोटिवेट रहें। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या है और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अब की बार आपने ठान लिया है कि सीटेट आपको क्वालिफाई करना है, तो अवश्य ही करना है, हमको आलस नहीं करना है। ठान लिया है हमने सीटेट पास करने के लिए,
तो वर्स्ट ठान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।